Hello students, this is lecture 3 of chemical kinetics and today we will discuss law of mass action. लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स की बात करी थी कि वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट। उसमें हमने एक फैक्टर किया था द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हमने बात करी थी कि वो हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स, और कोलिजन्स किस में हो रहे होंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हो रहे होंगे। जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन रखेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम ऑब्वियसली, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। और जैसे जैसे हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगा, ड्रॉप करेगा, तो कोलिजन्स भी ड्रॉप करेंगे और जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अब यही जो इन्फ्लुएंस है कंसंट्रेशन का ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको जिसने प्रपोज किया था वो है गुलबर्ट एंड वैगे, और जो प्रेजेंट उन्होंने किया था इस कंसंट्रेशन और रेट ऑफ द रिएक्शन के रिलेशनशिप को, वो एक लॉ के फॉर्म में किया था, और उसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, क्लास 11th में आप केमिकल इक्विलिब्रियम में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसने प्रपोज किया था? गुलबर्ग, BERG एंड वैगे, ठीक है। और ये क्या बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन की लैंग्वेज क्या है? हम ये कहते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, और क्यों हमने यूज़ किए ये वर्ड्स एट अ गिवन टेम्परेचर? क्योंकि टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर। तो एट अ गिवन टेम्परेचर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मासेस जिसको हमने बोला था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो सिंपली ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active masses। किसके एक्टिव मासेस? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की हम लैंग्वेज फिर से रिकॉल कर लें। 11th क्लास में आप लोगों ने एग्जाम देने के लिए एज इट इज़ लॉ को लर्न किया था। क्या कहता था लॉ? एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है, एंड रेज टू द पावर विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। और एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास जो हम इसमें यूज़ करते हैं, वो एक्टिव मास क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, जो हमने कहा मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? N/V, ये है हमारा मोलर कंसंट्रेशन। और इसको अगर हम और ओपन करके लिखना चाहें तो हमें पता है हम N कैसे निकालते हैं। N इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर मास, और V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ मेंशन कर देते हैं वॉल्यूम इन लीटर, और N इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द जो भी हमारा सोल्यूशन बन के आया है उसका वॉल्यूम। सोल्यूशन के वॉल्यूम की बात होती है मोलारिटी में। अब इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करके देखें तो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, अगेन एक सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं कि A इज़ कन्वर्टिंग इनटू B। ये सब आपको याद होगा, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि A B में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, शॉर्ट में लिख लेते हैं MA, अगर हम इस रिएक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हमने कहा था, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे क्या हैं? बल्कि इसको ऐसे ले लेते हैं, A + B गिव C कर लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी कर देते हैं और प्रोडक्ट्स को हम कर देते हैं C, ताकि आपको जो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस है वो बात समझ में आए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारे दो एक्टिव मासेस हैं, हमने A ले लिया है और B ले लिया है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हम इन दोनों के मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, इक्वल करना है दोनों को। तो हम इसको कैसे लिख देते थे? रेट इज इक्वल टू, और के आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया स्मॉल के, और ए और बी, राइट। और के को हम क्या बोलते थे? के क्या हो जाता था हमारा? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। अब अगर A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन दोनों को अगर हम यूनिटी या 1 ले लेते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, या फिर रेट कांस्टेंट के। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट को अब हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? एज यू कैन सी कि किसके बराबर आ रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर आ रहा है। तो हमारी लैंग्वेज यहीं से शुरू होगी कि रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी और टेकन एज 1। देखिए क्या यही तो हो रहा है। जो K है वेलोसिटी कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन के। और कब बराबर हुआ दोनों? जब हमने जो रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मासेस हैं वो हमने 1 ले लिया। यानी 1 का मतलब क्या हुआ? कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तभी A और B की वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी। अभी जो K है हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? बेसिकली किसी भी रिएक्शन का रेट अगर हमें बताना हो तो हम K से बता सकते हैं। हम कहते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, यानी कि जैसे जैसे हमारी K की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, फास्टर विल बी द रिएक्शन, विल बी द रिएक्शन। ये पॉइंट आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? अगर दो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं K की, तो दोनों को आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी यूनिट के बारे में, कि जो K है वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको लगेगा कि ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो इसको अभी हमें आगे पढ़ना है। मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारी नेक्स्ट क्लास के ही टॉपिक होंगे। तो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। हम इसको तभी साथ में समझेंगे कि किस तरह से इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। अब जब हमने रेट लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, तो हमें इसका एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए कि हम किस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो हम एक जनरल रिएक्शन लेके या फिर एक रिएक्शन लिख के हम समझ लेते हैं इस चीज़ को।